हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हमारे पाठ 11 पर, कविता का कमाल। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की व्याख्या, इस कथा को पूरा पढ़ लिया था। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ 11 का अभ्यास, यानी इसके प्रश्नोत्तर और इसकी अन्य गतिविधियां। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास जैसा कि हमेशा होता है, बातचीत के लिए। पहला प्रश्न, क्या आपको कथा कहानी सुनना और सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हमें तो कहानी सुनना काफ़ी पसंद है। और क्यों पसंद है? क्यों ना हो, क्योंकि यह एकाग्रचित्त होकर के सुनने में बहुत मदद करती है और हमें काफ़ी मज़ा आता है। हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती है और बोलने का, सुनाने से बोलने का तरीका भी आता है, एक लहजा आता है। हाँ, हमें कथा कहानी सुनना और सुनाना पसंद है। इससे सुनने से एकाग्रचित्त होकर कोई बात सुनने की क्षमता का विकास होता है और खुद का मनोरंजन तो होता ही है। इसे सुनाने से लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला विकसित होती है। क्या विकसित होती है? लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला। साथ ही साथ उतार चढ़ाव के साथ बोलने का भी एक तरीका, एक बोलना आता है कि कौन से भाव को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। जब हम किसी को कविता या कथा सुनाएंगे तो तभी हमें वह तरीका बोलने का आएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा रहा और क्यों? इस कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा रहा? जब धन्नु शाह को चोर को राजा ने पकड़ लिया, वह सबसे रोचक हिस्सा था, है ना। इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा चोर धन्नु शाह का पकड़े जाना था। क्यों था? क्योंकि वह उसी ने रास्ता बताया था, उसी के कारण तो पूरी कविता की रचना हुई थी। और कविता की रचना जब राजा जोर जोर से गाने लगा तो वह धन्नु शाह ही था जो चोरी कर रहा था, तो उसे पकड़ लिया गया। बहुत ही रोचक हिस्सा था ये वाला कहानी का। चलिए, राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या फिर राजा के कारण, जो कविता जोर जोर से बोल रहे थे? आपको क्या लगता है? क्या मदन की कविता के कारण वो चोर पकड़ा गया या फिर राजा जो जोर जोर से कविता गा रहा था उसके कारण? मेरे हिसाब से तो मदन की कविता के कारण हुआ, क्योंकि राजा का खजाना मदन की विचित्र कविता के कारण ही बच गया। क्योंकि अगर मदन कविता की रचना करता ही नहीं, चकित करने वाली ऐसी कविता नहीं लिखता, तो राजा उसको सस्वर में पाठ करता ही नहीं और वह चुपचाप सो जाता। लेकिन कविता में विचित्रता थी, जिसे सुनकर चोरों ने खजाना नहीं लूट पाए और राजा के सामने समर्पण कर दिया। चोरों को लगा कि उन्हें कोई देख रहा है, उनके बारे में अच्छे से जानता है, अतः समर्पण का ही चारा उनके पास बचा था। तो यह विचित्रता थी, है ना। इसी के कारण, मदन की विचित्र कविता की रचना के कारण ही वो चोर पकड़े गए और खजाना सुरक्षित रह पाया। प्रश्न 4, राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? आपको मैंने बताया भी था कि क्यों ताकने लगे वह एक दूसरे का मुंह। सुनने वाले कविता का अर्थ समझ नहीं आ पाए थे, उन्हें कविता का अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन वे राजा के सामने स्वयं को मूर्ख नहीं दिखाना चाहते थे, मूर्ख साबित नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मानो हमें तो सब कुछ समझ में आ गया है। अगला, आप इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता था? अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से सोच करके अवश्य लिखिएगा। जैसे इस कहानी का शीर्षक हो सकता था धन्नु शाह भाई धन्नु शाह, या फिर मदन की विचित्र कविता, या फिर कविता ने बचाया खजाना, खजाना और कविता। इस प्रकार से कोई भी रोचक शीर्षक आप अपने मन से सोच करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, अब अभ्यास दूसरा, कविता की बात। अब यहाँ पर जो कविता हमने देखी इस कथा में, उसमें क्या क्या हमने सुना, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्य को पूरा कीजिए। सुरुर सुरुर का है? सुरुर सुरुर क्या था कविता में? पीबत है। सुरुर सुरुर का पीबत है ना। फिर डैश का खोदत है? कैसे खोद रहा था कुत्ता? खुदुर खुदुर।
खुदुर खुदुर का खोदत है। आप कौन है साहब, उत्तर मिला। जब पूछा गया आप कौन है साहब, मदन ने पूछा, तो क्या उत्तर मिला। यहां पर देखिए मात्रा का पूरा खेल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। धनुषाह नहीं, धनु शाह। यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, धनु शाह नहीं, धनी शाह तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़े ऊ की मात्रा, धनु शाह, यह सही उत्तर है, धनु शाह। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलान करना है। हमने कविता की कुल 8 पंक्तियां पढ़ी हैं, उन्हें हमें क्रम से जमाना है, 1 से लेकर के 8 तक। उन्होंने एक हमें उदाहरण के लिए जमा करके दी है, जो कि है हमसे ना बच सकत है। यह पंक्ति है 7वें नंबर की। उसके अलावा अब हम देखते हैं खुदुर खुदुर का खोदत है, यह है पहले नंबर की पंक्ति। फिर आती है जानत हो हम देखत हैं, यह है 6ठे नंबर की पंक्ति। फिर सुरुर सुरुर का पीबत है, यह तो दूसरे नंबर की पंक्ति है। फिर ताक झांक का खोजत है, यह है तीसरे नंबर की पंक्ति। हम जानत का ढूंढत है, यह है 4थे नंबर की। और धन्नु शाह भाई धन्नु शाह, यह तो 8वें नंबर की आखिरी पंक्ति है। फिर सरक सरक कहाँ भागत है, यह है 5वें नंबर की पंक्ति। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यह कविता को मिलान पूरा कर लिया। चलिए अब रिक्त स्थानों के उपयुक्त पंक्ति लिखिए और चित्र बनाकर उनका मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें एक चित्र भी बनाना है और एक पंक्ति भी पूर्ण करनी है, और बाकी अन्य चित्रों को पंक्तियों से मिलान करना है। सबसे पहला है खुदुर खुदुर का खोदत है, यह कुत्ता यहाँ पर खोद रहा है, इससे मिला दीजिए इस चित्र से। सुरुर सुरुर का पीबत है, यहाँ भैंस पी रही है। अब यहाँ पर सरक सरक कहाँ भागत है, यह तो सांप है, हमने देख लिया। लेकिन उससे पहले एक और चीज कौन सी आएगी, जी हाँ, चिड़िया, जो कि इधर उधर झांक रही थी। ताक झांक का खोजत है, तो यहाँ पर हमें बनाना है चिड़िया का चित्र और उसे मिला देना है ताक झांक का खोजत है इस पंक्ति से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें यहाँ मिलान कर देना है। और अंतिम पंक्ति सरक सरक कहाँ भागत है, यह है सांप के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब सोचिए और लिखिए। यहाँ पर हमें अपनी सोच से समझ करके फिर उत्तर देना है। पहला प्रश्न, अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती, मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा। मदन की माँ ने क्या कहा कि अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वे बहुत गरीब थे, उनके घर में खाने के भी पैसे नहीं थे, और मदन फिर भी कोई व्यवस्था न करके केवल खेल कूद में ही पूरा समय व्यतीत करता था। इसीलिए उसकी माँ ने इस प्रकार से वचन कहे। मदन की माँ बहुत गरीब थी, उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, वह काफी परेशान रहती थी, मगर मदन खेल कूद में ही सारा समय बिताता था, इसीलिए उसने मदन से ऐसा कहा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धन्नु शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं तो और कौन जानता है। धन्नु ने ऐसा क्यों कहा, धन्नु शाह ने, क्योंकि वह चोर था और वह चोरी करने की योजना बना रहा था। कहाँ पर, राजमहल में। तो राजमहल का उसे चप्पा चप्पा कोना कोना अच्छे से पता था, तो उसने क्या कहा, मैं नहीं जानता तो और कौन जानता है। धन्नु शाह असल में एक चोर था, उसे चोरी करने के लिए राजधानी की सभी जगहों की जानकारी अच्छी तरीके से थी। साथ ही वह उन दिनों राजमहल का खजाना लूटने की योजना बना रहा था, इसीलिए उसने मदन के द्वारा महल का रास्ता पूछने पर ऐसा उसे कहा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, और कारण सहित लिखिए। क्या कहा गया है कि मदन की जो कविता थी वह विचित्र थी, क्या आपको ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि वह कितनी विचित्र थी, उसमें अलग अलग जीवों से उनकी क्रियाओं को उठा करके पंक्तियां थी और उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आ रहा था। कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसका अर्थ सामान्य रूप से सुनने या पढ़ने पर समझ में नहीं आता है ना। आप अपनी समझ से और भी इसके आगे लिख सकते हैं, जैसे कि कैसे कैसे विचित्र पशु पक्षियों की क्रियाओं के बारे में इस कविता में जानकारी दी थी, जबकि वह अंत में जाकर चोरों की क्रियाओं से कितनी मेल खाती थी। तो इस प्रकार से बहुत विचित्र कविता थी। राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी, आपको यह कैसी लगी। राजा को कैसी लगी यह कविता, पहेली की तरह। आपको यह कविता कैसी लगी।
हमें भी यह कविता अबूझ यानी कि पहेली जैसी ही लगी। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हमें कैसा लग रहा था कि क्या है आखिरकार ये कविता, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनती इस कविता की। तो यही तो है कविता का कमाल, है ना। समझ और अनुभव। अब हमें यहाँ पर हमारे अनुभव से समझ करके और फिर इनका उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, सुरुर सुरुर का पीबत है। पंक्ति में पीने के साथ सुरुर सुरुर शब्द का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या लगता है आपको, पीने के लिए सुरुर सुरुर शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? भैंस, गाय, बैल आदि मवेशी जब पानी मुंह से पीते हैं तो वह सुड़क कर पीते हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत कविता में भी भैंस ने सुड़क करके पानी पिया और इसीलिए इस पंक्ति में पीने के साथ सुरुर सुरुर की आवाज के शब्द को लिया गया है, उस शब्द का प्रयोग किया गया है ना बच्चों। चलिए अब दूसरा प्रश्न। राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां पुरस्कार में मिलेंगी। 100 अशर्फियां से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पाठ के भीतर भी बताया था कि 100 अशर्फियां क्या होती हैं। अशर्फियां होती हैं सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं, उन्हें अशर्फी कहते हैं। अशर्फी सोने के सिक्के को कहा जाता है। 100 अशर्फियों का मतलब हुआ कि विजेता कवि को सोने की 100 मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे पुरस्कार में, है ना बच्चों। चलिए, सरक सरक कहाँ भागत है। पंक्ति में सरक सरक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ सरक सरक का ही प्रयोग क्यों किया गया? क्या लगता है आपको, सरक सरक का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जी हाँ, सांप के लिए। सांप कैसे जा रहा था? सरक करके, रेंग करके। और सरक सरक का ही प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि उसके पांव तो होते नहीं, वह रेंगता है, इसलिए यह शब्द उपयोग किया गया। जब सांप चलता है तो सर्र सर्र की आवाज होती है। इस पंक्ति में सरक सरक शब्द का प्रयोग सांप के सर्र सर्र करके भागने को बताने के लिए किया गया है। इस शब्द के प्रयोग का कारण सांप के चलते समय सर्र सर्र की आवाज है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। आगे, अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूं। धन्नू शाह ने ऐसा क्यों सोचा? धन्नू शाह ने ऐसा क्या सोचा कि अब कोई चारा नहीं बचा, अब तो केवल राजा से भीख मांग सकता हूं दया की। ऐसा धन्नू शाह ने इसीलिए सोचा क्योंकि उसे लगा कि राजा साहब ने उसे देख लिया है, उसकी सभी गतिविधियों को देख लिया है तथा उसके नाम को पहचान लिया है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। इसीलिए वह किसी भी कीमत पर अब बच नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में उसे राजा से दया की भीख मांगने का ही सोचना पड़ा। उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं था, केवल राजा से दया की भीख मांगना ही उचित था उसके लिए उस समय पर। ठीक है, चलिए अब अनुमान और कल्पना। अब यहाँ पर हमें हमारे अनुमान से उत्तर देना है और कुछ हमें कल्पना करनी है, हमारी कल्पना से उत्तर देने हैं। यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता? सोचिए जरा, यदि वह रोजगार की खोज में बाहर न निकलता तो क्या उसे इतनी अशर्फियां मिलती? नहीं मिलती। क्या राजा का खजाना बच पाता? नहीं बच पाता। यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो उसे राज दरबार में कवि सम्मेलन के बारे में जानकारी नहीं मिलती तथा उसे पुरस्कार से वंचित रह जाना पड़ता। साथ ही उसके परिवार की स्थिति पहले की तरह ही बनी रहती, यानी गरीब के गरीब ही रहते वे लोग, है ना बच्चों। अगला, अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि राजमहल कैसा होता होगा। आपने किसी चित्र, किसी कार्टून, किसी फिल्म या कहीं ना कहीं अन्य जगह राज दरबार जरूर देखा होगा। यहाँ पर आपको अपने अनुमान और कल्पना से बताना है कि राजमहल कैसा होता होगा। राजमहल बहुत बड़ा और सुंदर होता होगा, उसमें बड़े बड़े कमरे, सुनहरा सिंहासन, बाग बगीचे होते होंगे, है ना। आप किसी राजमहल की कल्पना करके उसका चित्र भी बना सकते हैं या फिर उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। बड़े बड़े झूमर होते होंगे, बड़े बड़े खंभे होते होंगे और सोने, स्वर्ण और हीरो से जड़ित होता होगा, है ना। इस प्रकार से आप यह उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, राजा के खजाने में क्या क्या होता होगा और कितना कितना होता होगा। क्या लगता है आपको, राजा के खजाने में क्या क्या चीजें होती होंगी? राजा के खजाने में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियां आदि अनगिनत मात्रा में होती होंगी। और आप जो भी अन्य चीजें कल्पना कर सकते हैं, जैसे मुकुट, हार, जेवर और अन्य भी चीजें, कुछ अलग प्रकार की मुद्राएं
अन्य चीजें, हीरे आदि भी होते होंगे, और कितनी मात्रा में होते होंगे, अनगिनत मात्रा में होते होंगे, है ना। मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय क्या क्या उपहार दिए होंगे, यह भी हमें अपने अनुमान से बताना है। क्या क्या उपहार में दिया होगा, कविता में भी हमारे पाठ में भी लिखा था कि उन्हें सोने चांदी आदि सभी चीज़ों से मालामाल कर दिया। मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय अशर्फियाँ, कीमती गहने, राज दरबार में नौकरी, घर, कपड़े आदि का उपहार दिया होगा, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 5। राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा, उसे यह कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मदन को इतना जो धन मिला था उसे कहाँ कहाँ उसे खर्च करना चाहिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहला 2 तो हमें उदाहरण के लिए दिए हैं, माँ के लिए कपड़े खरीदना, कुछ रुपए बैंक में जमा करना, आगे की भविष्य की चिंताएं के भविष्य के कार्यों के लिए। तीसरा, अपने घर को ठीक कराने में, उनका घर भी छोटा और टूटा फूटा था, घर की मरम्मत करवानी चाहिए। राशन का सामान लेने में और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में, इन सब चीज़ों में उसे अपने धन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहो कहानी सुनो कहानी। इस अभ्यास में क्या है, कहानियां सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। नीचे दिए गए निर्देश अनुसार कक्षा में आप कविता का कमाल इस कहानी को सुनाइए। कैसे सुनाएंगे, स्वयं को मदन की जगह रखकर यह कहानी अपनी मातृभाषा या फिर पसंद की किसी भी भाषा में प्रस्तुत कीजिए। मदन आपका मित्र है, मदन ने कुछ समय पहले आपको यह कहानी सुनाई थी, अब आप यह कहानी कक्षा में सुनाइए। इन दोनों भागों को आप रख करके अपनी कक्षा में यह प्रस्तुत कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। या तो मदन आप खुद हैं तो आप इस कथा को अपनी लोक भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में या फिर अपनी पसंदीदा भाषा में कैसे कहेंगे। और यदि मदन आपका मित्र होता तो फिर आपको वह कहानी सुनाता, आप उसको कैसे प्रस्तुत करते, है ना। एक पहला वाला बन जाएगा मैं करके कि मैं एक दिन ऐसा हुआ, मैंने कविता गाई, मुझे ऐसा मिला, और मदन मेरा मित्र है, उसने एक दिन ऐसा किया। इस प्रकार से दो कथाएं अलग प्रकार से बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, आप यह कक्षा में कीजिएगा। पाठ से आगे, अब हम पाठ से आगे की बातचीत करते हैं। सांप रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। और अन्य कौन कौन से जीव हैं जो रेंग करके चलते हैं, जैसे कि छिपकली, मगरमच्छ, घोंघा। घोंघा तो वही है जिसको हमने हमारे पाठ में पढ़ा था शुरू में, बगीचे का घोंघा। केंचुआ आदि जीव सभी रेंग कर चलते हैं। आप सभी इनके चित्र खोज करके और इनकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं, है ना। राजमहल में कवि सम्मेलन की सूचना देने के लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा था। आजकल ऐसी सूचनाएं कैसे दी जाती हैं, क्या लगता है आपको। पहले के समय में तो ढिंढोरा, ढोल, नगाड़े पीट करके सूचनाएं दी जाती थी। आजकल के किसी भी बात की सूचना देने के लिए शायद ही कहीं ढिंढोरा पीटा जाता होगा। कहाँ सुनाई देता है हमें कोई ढिंढोरा। आजकल किसी भी बात की सूचना समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, SMS, ईमेल, लाउड स्पीकर आदि से आधुनिक साधनों से दी जाती है ना। लाउड स्पीकर पर सूचना दी जाती है या फिर ईमेल, व्हाट्सएप, फोन, SMS आदि चीज़ें कर दी जाती हैं, है ना। ये आधुनिक युग आ चुका है। चलिए, आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आप इसकी सूचना कैसे देंगे। आपके विद्यालय में यदि कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए तो आप कैसे सूचना देंगे उसकी। हम अपने विद्यालय में हो रहे कवि सम्मेलन की सूचना नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाकर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजकर दे सकते हैं। अन्य भी प्रकारों से हम अलग अलग कक्षाओं में जाकर भी इसकी सूचना दे सकते हैं, है ना। हम जो हमारे टीचर हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनके माध्यम से भी यह सूचना को फैला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हो गया मीडिया और आप। अब यहाँ पर क्या है, विजेता बनने के बाद मदन को मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बुलाया गया। अपने को मदन मानते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप मदन होते और आप इतना राजा से धन जीतकर आते, पुरस्कार जीतकर आते, फिर मीडिया आपको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक इंटरव्यू के लिए यानी एक साक्षात्कार के लिए बुलाता, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते। चलिए, मीडिया, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है। मदन, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मीडिया,
आप इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मदन, मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा प्रेरित करने पर ही मैं घर से रोजी रोटी की तलाश में निकला था तथा मुझे कवि सम्मेलन का पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला, है ना? मीडिया, आपको राज दरबार में कविता सुनाकर कैसा लगा? राज दरबार में बड़े बड़े लोगों के सामने कविता सुनाकर आपको कैसा लगा? मदन, मुझे राज दरबार में कविता सुनाकर बहुत अच्छा लगा। यह कविता सुनाने का मेरा यह पहला मौका था और यह बहुत ही उत्साहित था, मैं बहुत ही उत्साहित था। मीडिया, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? आप इतने धन के साथ क्या करेंगे? मैं आने वाले दिनों में अपनी कविता लेखन क्षमता को मैं निखार लाना चाहूँगा। मैं प्रसिद्ध कवियों की कविताएं पढ़ूंगा तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करूँगा, साथ ही अच्छी कविताओं का श्रवण भी करूँगा। मैं अच्छी कविताएं आगे और लिखना चाहूँगा, ऐसा मदन ने कहा होगा, है ना? मीडिया, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। मदन, आपका भी धन्यवाद तथा नमस्कार, है ना? इस प्रकार से यह कर लिया हमने मीडिया और मदन का संवाद। आपकी कविता। रजनी मदन की कविता को गाते हुए विद्यालय जा रही थी। उसे बहुत आनंद आ रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ बंदर दिखाई दिए। वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। जब वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक सियार दिखाई दिया। सियार हुआ हुआ इस प्रकार की आवाज़ कर रहा था। अब सियार का आधार बनाकर आप कविता को पूरा करने में रजनी की सहायता कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दी हुई कविता। डाल डाल क्यों कूद रहा, खो 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 क्यों बोल रहा, बंदर जी भाई बंदर जी। क्या कहा रजनी ने? डाल डाल क्यों कूद रहा, खो 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 क्यों बोल रहा, बंदर जी भाई बंदर जी। अगली पंक्ति क्या बन सकती है? खड़े खड़े क्या देख रहा, हुआ हुआ क्यों बोल रहा, सियार जी भाई सियार जी, है ना? इस प्रकार से यह भी कविता बन सकती है। चलिए आगे बढ़ें। अब आती है हमारी भाषा की बात। हमारी भाषा को, बोल चाल को सुधारने के लिए यह अभ्यास दिया जाता है। मुहावरे हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। जैसे फूला ना समाना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, और उसका वाक्य में प्रयोग। विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूला नहीं समा रहा था। तो आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में कुछ मुहावरों को देखिए, उनका अर्थ लिखिए। हमने हमारी कथा में भी देखा कितने सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया था। चलिए हम भी कुछ मुहावरे देखते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। मन में लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर मदन के मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा, मुंह ताकना। मुंह ताकना मतलब होता है चकित होकर किसी की ओर देखना, किसी का मुंह ताकते रह जाना, यानी चकित होकर देखते रह जाना। वाक्य में प्रयोग। पीसी सरकार जादूगर की हाथ की सफाई देखकर सभी विद्यार्थी उसका मुंह ताकते रह गए। यहाँ पर जादूगर के बारे में यह वाक्य बनाया गया है कि जादूगर की हाथ की सफाई देखकर हम सब विद्यार्थी उस जादूगर का मुंह ताकते रह गए। चलिए अब प्रश्न अगला। निम्नलिखित गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विराम चिन्ह होते हैं उन्हें हमें सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं इसी से हमारी बोलचाल शुद्ध होती है। जैसे कि ये जो होता है इसे कहते हैं अर्धविराम। यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना होता है। अर्धविराम यानी थोड़ा सा विराम देना होता है और फिर आगे की बात कहनी होती है। जबकि यह जो होता है इसे कहते हैं पूर्ण विराम। यहाँ पर हमें पूरी तरीके से रुकना होता है ना? यहाँ पर हमें एक लंबा विराम देना होता है। चलिए इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं, वो भी उचित विराम के साथ। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत हो। ताक झाक का खोजत है। अब देखिए यहाँ पर अर्धविराम था, इसलिए हमने थोड़ा सा ठहराव दिया। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है। अब यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर हमें प्रश्न पूछना है तो हमें प्रश्न के रूप में इसे बोलना होगा, ताक झाक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। अब यह है पूर्ण विराम। यहाँ पर हमें पूर्ण विराम लेकर के रुकना है, यहाँ पर हमें विराम लेना है।
तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। अब यहाँ पर अर्धविराम पर भी हम एक छोटा सा विराम लेंगे और आगे हम जानत का ढूंढत है और यहाँ पर पूर्ण विराम। हम ना इसमें कोई आश्चर्य जताएंगे ना कोई इसमें प्रश्न जताएंगे, केवल हम जानत का ढूंढत है और विराम कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कैसे हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, अब हमें उन्हें पूरा करना है। क्या ताक झांक कर रहे हो, यह तो एक प्रश्न है, तो क्या ताक झांक कर रहे हो इसके आगे हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अरे वाह, यह क्या चौका मारा है, यह आश्चर्य वाला शब्द वाक्य है, तो इसमें हम आश्चर्यजनक वाला चिन्ह लगा देंगे। अरे वाह, क्या चौका मारा है। आइए राजा से मिलवाता हूं, ये इसमें अर्धविराम है। आइए अर्धविराम राजा से मिलवाता हूं, पूर्ण विराम। ऊपर वाले वाक्य में भी एक तो यह चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम हमें लगाना है। ठीक है। दादी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर हमें एक तो डैश लगेगा और 2 अपॉस्ट्रोफी लगेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दादी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यह विराम चिन्ह लगा लिए। चलिए अब कलाकारी। आपकी कलाकारी पर आधारित यह गतिविधि है। क्या है? ढोल, नगाड़ा या अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए बोलिए। अपनी कक्षा में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेंगी। अब इस संवाद को अपनी मातृभाषा में हाव भाव के साथ भी बोलिए। अपनी मातृभाषा में, अपनी जो आपकी स्थानीय भाषा है, लोक भाषा है, उसमें ढोल नगाड़े को बजाते हुए इस वाक्य को बोलिए। आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सूझबूझ। एक व्यक्ति के घर के बाहर 10 मीटर ऊंचा एक खजूर का पेड़ था। यहाँ पर हमारी सूझबूझ के लिए यह प्रश्न दिया गया है। देखते हैं। एक व्यक्ति के घर के बाहर एक 10 मीटर ऊंचा खजूर का पेड़ था। एक बंदर उस पर चढ़ने लगा, लेकिन वह पेड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था। समस्या यह थी कि वह दिन के समय तो 5 मीटर चढ़ जाता था, परंतु रात होते ही वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि बंदर पेड़ की चोटी पर पहुंचने में कितने दिन में सफल होगा? चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना ऊंचा पेड़ है। पेड़ है एक कुल 10 मीटर का, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 मीटर का, और बंदर को चढ़ना है इस जगह पर। एक दिन में बंदर कितना चढ़ता है? एक दिन में बंदर चढ़ता है 5, लेकिन रातों रात वह उतर जाता है 4। मतलब कुल एक दिन में वह चढ़ पाता है केवल 1 मीटर, है ना। तो इसे सोचकर हमें क्या लगेगा कि हो सकता है वह 10 दिन में चढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले पहले दिन क्या होगा? वह चढ़ेगा 0 से लेकर के 5 मीटर तक, लेकिन रात में वह फिसल करके 5 से आ जाएगा 1 पर, है ना। फिर दूसरे दिन अब वह चढ़ेगा 1 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक, और रात में क्या होगा? फिर वह 4 मीटर नीचे आ जाएगा। 4 मीटर नीचे मतलब कि वह 6 से आ जाएगा 2 पर। वैसे ही तीसरे दिन वह फिर शुरू करेगा, 2 मीटर से चढ़ना शुरू करेगा और 7 मीटर तक, लेकिन रातों रात 7 मीटर से उतर करके आ जाएगा 3 पर, है ना। अब आया चौथा दिन। चौथे दिन वह शुरू करेगा 3 मीटर से और चढ़ेगा 3 से 4, 5, 6, 7, 8 मीटर तक। 8 मीटर तक चढ़ा, लेकिन रात आने पर क्या हुआ? 8 से वह फिर से फिसल कर आ गया 4 मीटर पे। अब आया 5वां दिन। अब 5वां दिन बहुत महत्वपूर्ण। 5वें दिन क्या हुआ? वह 4 मीटर से उसने चढ़ना शुरू किया। वह पहुंचा 9 मीटर तक, लेकिन यह क्या, वह तो फिर से रात में फिसल करके 9 मीटर से आ गया 5 मीटर पे। मतलब अब वह 5वें दिन केवल कितनी दूरी तय कर पाया? 5 मीटर की। लेकिन अब छठे दिन क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से। छठे दिन जब वह 5 मीटर से चढ़ना शुरू करेगा तो वह एक दिन में कितना चढ़ता है? वह 5 मीटर चढ़ता है। तो 5 और 5 कितना हो गया?
10, 5 और 5 मिलकर के हो गया 10 मीटर। 10 मीटर तो वह चढ़ गया, लेकिन क्या वह रात में फिसलेगा, फिसल कर फिर नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है उसकी कुल हाइट ही, कुल जो ऊंचाई है वह है 10 मीटर की। तो जब वह ऊपर चढ़ चुका, अब बंदर यहां से वापस नहीं आ पाएगा। अब तो बंदर ऊपर चढ़ चुका है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 दिन। बंदर कुल 6 दिन में इस पेड़ की ऊंचाई पर, इस पेड़ की चोटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया आपको? बंदर 6ठे दिन खजूर के पेड़ की चोटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारे इस पाठ का अभ्यास। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे अगले पाठ के साथ। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।